गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताया था, और मैं सबसे पहले उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, और फिर उसके बाद फर्दर जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि बेस्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिखो। अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये क्वेश्चन बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि रेजोनेंस फिनोमेना मैंने बताया हुआ है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो। एग्जामिन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Examine the following resonating structure of formic acid. Examine the following resonating structure of formic acid and arrange them in decreasing order and arrange them in decreasing order and arrange them in decreasing order of their stability. ये मैंने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं फॉर्मिक एसिड के। आपको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के टर्म्स में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को सबसे पहले और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को सबसे बाद में। मैं यहां पे बता देता हूं, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। वेरी गुड।
तो आप यहां पे देख सकते हो कि पहला वाला स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है, फर्स्ट स्ट्रक्चर अनचार्ज है, बाकी तीनों चार्ज्ड है। तो मैंने बताया था कि अनचार्ज स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ चार्ज स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से फर्स्ट को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अगर आप देखो तो सेकंड में क्या है कि ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, और यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो इन दोनों से ज्यादा है। इन दोनों के कंपेयर में यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को अगर आप देखो तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट दोनों में है, इसमें कार्बन का और इसमें ऑक्सीजन का। यहां पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पहले तीन रूल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम अगले रूल पे जाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट रूल बताया था कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है उसका उल्टा, ठीक है। इस वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा होगी, थर्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फोर्थ। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा सबको? अगला क्वेश्चन लिखो। कोई बात नहीं, अगर डिस्कनेक्टेड हो तो रूल्स तुम्हें पता है, उन रूल्स को अप्लाई करके देखो इसको। रूल्स मैंने बताए हुए हैं, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आंसर करना है। सही ऑर्डर यहां पे लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound will not show resonance, which of the following compound will not show resonance, which of the following compound will not show resonance, कौन रेजोनेंस नहीं दिखाएगा? इनमें से कौन रेजोनेंस नहीं दिखाएगा?
डी नहीं दिखाएगा। किसी ने सी भी बोला है। अत्री साहब ने सी बोला है। तो अत्री साहब जरा एक्सप्लेन करो, सी आपके हिसाब से कैसे है? प्लेनरिटी नहीं है, कैसे पता चला? नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वेरी गुड, सही बात बोल रहे हो आप। यहां पे देखो, ये जो कार्बन है बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच। इस कार्बन को देखोगे तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच। ये नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच। और ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लेनरिटी इज मस्ट फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि जहां पे प्लेनरिटी नहीं होगी वहां रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है? तो क्योंकि अब वैसे आप देखो, कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेशन होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, तो इसमें कंजुगेशन है कैसे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने एक कंजुगेटेड सिस्टम बताया था, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। वैसे इसमें और भी कंजुगेशन है क्या? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पूरा सिस्टम, पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है, ठीक है? इसमें आप देख रहे हो क्या? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक? इसमें आप क्या देख रहे हो? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और यहां पे आप क्या देख रहे हो? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि है तो ये भी कंजुगेटेड, स्पेशली अगर आप देखो ये रिंग जो दिख रही है, रिंग तो कंजुगेटेड है, रिंग के अंदर रेजोनेंस है। लेकिन ये जो क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम नहीं किया गया। अगर ये पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो रेजोनेंस, ये पूछ रहे हैं ना, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर ये पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग विल नॉट शो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में यहां पे चारों पार्टिसिपेट करेंगे। आप बोलोगे ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो ये इस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि ये जो रिंग आप देख रहे हो, रिंग के अंदर कंजुगेशन है, तो यहां रेजोनेंस हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अगर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। लेकिन सामने वाला के क्वेश्चन पूछने का मतलब समझो, सामने वाला ये पूछ रहा है कि क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा? क्योंकि रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा देता है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो पाएगा? तो जवाब है नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जरा देखो क्यों नहीं हो पाएगा। एक तो अत्री साहब ने जो बोला है वो सही बोला है कि यहां पे प्लेनरिटी नहीं है, और अगर मान लो हम डीलोकलाइज करा भी देते हैं तो होगा क्या? जरा देखना, हम इस पाई बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर देते हैं, और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जरा देखो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। ये बन जाएगा बेटा, इसको डीलोकलाइज करने पे ये बनेगा। जरा नाइट्रोजन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 10 इलेक्ट्रॉन।
सेकेंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इनवैलिड होगा, और इनवैलिड होगा मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound will exhibit d orbital resonance? Which of the following compound will exhibit d orbital resonance? d orbital resonance, अब जरा समझना ये d orbital resonance का क्या मतलब है। d orbital resonance का मतलब है कि रेजोनेंस में वो अपना d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन के लिए डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, मतलब वहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये गलत आंसर है। अब पहले तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखो। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एटम अपने डी ऑर्बिटल को तब यूज करता है जब उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा होता है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो रख रहा है तब तक तो वो अपने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को यूज करके उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आपको पता है कि वैलेंस शेल में एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो अगर किसी एटम के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डी ऑर्बिटल को यूज करने की जरूरत नहीं है। डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तब शुरू होता है जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। जब कोई एटम अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है तब वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ऑक्टेट एक्सपैंड करने का मतलब 5वां ऑर्बिटल, 6ठा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और 5th या 6th ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली वो डी ऑर्बिटल ही हो सकता है, बिकॉज एस और पी ऑर्बिटल तो पहले ही यूज हो चुके हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिख लो, पहले नोट में इस कॉन्सेप्ट को लिखो। लिखो, इफ एन एटम is involved in octet expansion,
if an atom is involved in octet expansion, if an atom is involved in octet expansion, only then it uses its d orbital. Only then it uses its d orbital. ठीक है बेटा? तो जरा देखो, जैसे ये ऑक्सीजन है, खैर ऑक्सीजन के पास, यहां तो आप वैसे भी बोल सकते हो कि भाई ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और बाकी एटम्स क्या है, कार्बन है, तो किसी भी एटम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये तो पहले ही कट गया, ये हो नहीं सकता। इसमें भी आप देखो सारे एटम्स क्या है, कार्बन, कार्बन है, तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है नहीं, डी ऑर्बिटल है नहीं तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात हो ही नहीं सकती, तो डी भी कट गया। अब बच गया बी और सी। बी और सी देखो, इसमें फास्फोरस है और इसमें क्लोरीन है। फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, दोनों के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अगर यहां पे होगा तो इस तरीके से होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, अब आप क्या देख रहे हो यहां पे, फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, और फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन नहीं कर सकता था, इसलिए वो इनवैलिड स्ट्रक्चर था। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो इनवैलिड था, लेकिन यहां पे ये स्ट्रक्चर इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देख रहे हो फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल नहीं होगा, बल्कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप क्लोरीन इस केस में देखो तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। देखो ये लोन पेयर आएगा यहां पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके, और ये पाई बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर होगा, तो यहां पे आ गया बेटा डबल बॉन्ड, यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे है डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर हुआ, मतलब यहां पे क्या आ गया, लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस क्लोरीन के पास पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है, अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालो तो इसमें आप देखो क्या क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ है, क्या यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ है? 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है क्लोरीन के पास, पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, मतलब ये डी ऑर्बिटल को नहीं यूज कर रहा है, बट यहां पे डी ऑर्बिटल यूज होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन is less contributing structure of nitroethene is
तो फर्स्ट ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इस पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है और इस पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है। बी ऑप्शन, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव। सी ऑप्शन, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। और डी ऑप्शन है CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव। लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये बताया हुआ है लास्ट क्लास में। आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बता देना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बताना आपको ABCD के टर्म्स में। ए का सबसे ज्यादा बता रहे हैं, सबसे कम? ओके आप अगर चारों स्ट्रक्चर को देखो, सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड और सारे एटम का कंप्लीट ऑक्टेट, ये आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। सारे एटम का कंप्लीट ऑक्टेट है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी सी डी को अगर आप देखो तो इसमें देखो, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सब में बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब अनलाइक चार्जेज एडजेसेंट में लाई कर रहे हैं, और अनलाइक चार्जेज एडजेसेंट में है, पास है, तो अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें अगर आप देखो क्या दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो लाइक चार्जेज एडजेसेंट में आ गए। तो एडजेसेंट में आ गए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक तो आप यहां पे ये देख रहे हो कि अनलाइक चार्जेज का सेपरेशन, लाइक चार्जेज का सेपरेशन ज्यादा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेज का सेपरेशन ज्यादा है, इसमें लाइक चार्जेज का सेपरेशन कम है। और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे लाइक चार्जेज का सेपरेशन, इसमें अगर आप देखो लाइक चार्जेज का सेपरेशन यहां भी उतना ही है जितना इसमें है। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि लीस्ट स्टेबल सी को होना चाहिए, क्यों, बिकॉज लाइक चार्जेज एडजेसेंट में, सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां पे होगा, तो इसलिए सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, सी। तो सी जो है यहां पे लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक, तो ए और सी को डिसाइड, अब हमें कंपेयर करना बिटवीन बी एंड डी। जरा देखो, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी आप वही देख रहे हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद देखो नेगेटिव चार्ज, उसके बाद आपको यहां पे कार्बन पे दिख रहा है, और इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे दिख रहा है, ऑक्सीजन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा इस बात को ध्यान देना, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसमें भी है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है पे है, इसमें भी है। ठीक, उसके बाद देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, अगला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां पे अगला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो कहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे, नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब डी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी। ए डी बी सी, फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया था लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, तो सी होगा, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग ए। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, which will be the least stable resonating structure, which will be the least stable resonating structure, which will be the least stable resonating structure। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, CH कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, NH2, CH2 कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2। CH2 इस कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH
कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया है। वैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड कर लोगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। उदय, ये CDBA जो लिखा है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? इंक्रीजिंग मतलब C लीस्ट स्टेबल और A मोस्ट स्टेबल, यही बोल रहे हैं? C लीस्ट स्टेबल, A मोस्ट स्टेबल। ओके, देखो बेटा, यहां पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक, इसमें भी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक कर लो, और इसमें भी सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर आप देखोगे C और D में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब है कि C और D ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू A एंड B। C और D ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू A एंड B। अब क्वेश्चन उठता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? क्लियर कट आप आंसर कर सकते हो, अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन इसमें ज्यादा है और इसमें अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस वजह से D इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ C। तो सबसे ज्यादा स्टेबल D होगा, उसके बाद C होगा। अब A और B में कंपेयर करना है। A और B में अगर आप देखो तो सबसे कम स्टेबल A होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जरा देखना, इस पे है नेगेटिव चार्ज, इसके बगल में है ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये लोन पेयर अगर कहीं पे होता है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो दो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट एडजेसेंट में है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट एडजेसेंट में है, इसलिए क्या होगा? रिपल्सन होगा इनके बीच में। वैसे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट में है तो अट्रैक्शन भी है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट में यहां भी है और यहां भी है, ध्यान से समझना भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पे एडजेसेंट में है, अट्रैक्शन है, तो भाई वो अट्रैक्शन तो यहां भी है। तो जो पार्ट दोनों में है वो कभी डिसाइडिंग नहीं हो सकता, जो कॉमन पार्ट है ना वो कभी डिसाइडिंग नहीं होगा। हमेशा डिसाइड करोगे, डिसाइडिंग फैक्टर अनकॉमन पार्ट होता है। तो क्योंकि ये पार्ट दोनों में दिख रहा है इसलिए ये डिसाइडिंग नहीं हो सकता। किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट यहां एडजेसेंट में है, यहां पे बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और इधर कार्बन पे, ये देखो कितने दूर है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी या ए? विच इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ए। तो इसलिए क्या होना चाहिए? DCBA, DCBA। A is least stable।
चलो, तुम्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है, ये अच्छी बात है। तो समझ में आ रहा है बेटा ये सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कैसे हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड किया यहां पे? अब क्यों यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी वजह समझ में आ रही है? ये सारी कॉम्प्लिकेसी जो है ना, ये सारे फैक्टर्स को देख करके आंसर करना होता है। इसी में जरा सा भी इधर उधर आप कर दो तो सब गड़बड़ हो जाना है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, लिखो द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोसो नाइट्रो बेंजीन। अब ये न भी लिखा होता तो आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये लिखने से भी आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ सकता हूं भाई। ये नेम दिया हुआ है तो ये नेम देने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपको तो नॉमेनक्लेचर आता ही नहीं। तो ये ये इंफॉर्मेशन उनके लिए काम की है जिनको नॉमेनक्लेचर आता है। तो पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोसो नाइट्रो बेंजीन इज, ये चार ऑप्शन गिवन है। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड स्ट्रक्चर गिवन है, ये जो है ना यहाँ पे बेटा, ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। बट एक ऑप्शन और है, इसमें नेगेटिव गिवन है। कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव ही रखो, आप पॉजिटिव ही रखो।
ये थर्ड स्ट्रक्चर है और ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन गिवन है। ये चार स्ट्रक्चर गिवन है। पूछा गया मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोसो नाइट्रोबेंजीन। तो आपको सिर्फ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बतानी है। CADB मतलब C सबसे ज्यादा स्टेबल और B सबसे कम स्टेबल। CADB बेटा देखो, अगर BCDA B को सबसे ज्यादा बता रहे हो और A को सबसे कम, या A को सबसे ज्यादा, क्या बोल रहे हो? डिक्रीजिंग मतलब B सबसे ज्यादा और A सबसे कम। देखो A सबसे कम स्टेबल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये बोलते हुए, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये जो कार्बन आप देख रहे हो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये आप देख रहे हो ये लाइक चार्जेज एडजेसेंट में है। मेन चीज ये है कि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी सब में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सिर्फ इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ए लीस्ट स्टेबल होगा। ए लीस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। अब बी सी डी को कंपेयर करते हैं, तो बी सी डी में आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां वहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसमें भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, नहीं दिखाया था, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, हर जगह है, ये डिसाइडिंग नहीं होगा। फिर डिसाइडिंग क्या है, अब जरा देखो, यहां पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और इसमें यह नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, बस। बट फर्क क्या है, ये कार्बन नाइट्रोजन के बगल में है, ठीक है, मतलब अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन इसमें कम है, इसमें अनलाइक चार्जेस का इसमें सेपरेशन कम है, यहां पे अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं, अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन इसमें ज्यादा है, इसमें
इसमें आप देखो अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है, और यहां भी अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है। तो इसका मतलब यह है कि बी सी डी में सबसे कम स्टेबल बी है, तो ए के बाद बी आ जाएगा, ए के बाद बी आएगा। आप जरा देखो सी और डी को कंपेयर करना है, सी और डी को कंपेयर करना है, तो आप देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या होगा, सी इज मोर स्टेबल, सी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ डी, तो सी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ डी, तो ये होना चाहिए। अब ये ऑर्डर किसी ने बताया था क्या? ठीक है। तो बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या गलती हुई है? अब एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं, रेजोनेंस से ही रिलेटेड है। हम्म, कर दिया क्राइम तुमने। तो एक कॉन्सेप्ट रेजोनेंस से रिलेटेड मैं आपको और बता देता हूं। देखो, अगर बेंजीन या बेंजीन जैसे जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, अब बेंजीन जैसे दूसरे कंपाउंड्स क्या है, जैसे ये हो गया बेंजीन, ऐसे ही इस तरीके के अगर दो रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। ये हो गया बेंजीन, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। और अगर ऐसे तीन रिंग है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है। इसी तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, इसको फिनैंथ्रीन बोलते हैं। आप चाहो तो इन कंपाउंड के नेम लिख लो साथ में। बेंजीन, ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, NaPH नैप्थलीन। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ANTHRACNE, एंथ्रासीन। और ये वाला जो कंपाउंड है बेटा, इसको बोलते हैं फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन बोलते हैं इसको। अब देखो, इसको तो हम बोल रहे हैं बेंजीन, ये फिनैंथ्रीन है, PHENAN, तो देखो बेटा, इसको तो बेंजीन बोलते हैं और इनको बोलते हैं बेंजीनॉइड्स। बेंजीन लाइक, बेंजीन जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको बेंजीनॉइड बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, बेंजीनॉइड है, और ये बेंजीन है। तो अगर बेंजीन या बेंजीनॉइड प्रेजेंट है
और इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम हमेशा अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करते हैं, कभी भी हम इनका चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं रिप्रेजेंट करते। आप इस बात को लिख लो, लिखो इन केस ऑफ बेंजीन एंड बेंजीनॉइड, इन केस ऑफ बेंजीन एंड बेंजीनॉइड, in case of benzene and benzenoid, only their uncharged resonating structure, only their uncharged resonating structure, only their uncharged resonating structure is always taken into consideration. In case of benzene and benzenoid, only their uncharged resonating structure, only their uncharged resonating structure is always taken into consideration, is always taken into consideration. इसका मतलब अगर हम बेंजीन को कंसीडर करें तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिर्फ ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कंसीडर किए जाएंगे जो बेंजीन के केकुले फॉर्म है। सिर्फ ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर किए जाएंगे बेंजीन के लिए, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अनचार्ज्ड। देवार फॉर्म नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, लास्ट क्लास में बताया था क्यों होता है। तो बेंजीन के, अगर आपसे पूछा जाए बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो आप बोलोगे बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, केकुले फॉर्म 1, केकुले फॉर्म 2। ठीक है, अब देखो अगर नैप्थलीन को कंसीडर करें, नैप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है नैप्थलीन का। ठीक है, मैंने बोला कि हमेशा इनके अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाने। तो अब अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना है तो आप देखो एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये बीच वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को आप यहां ट्रांसफर कर दो। ठीक है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर दो। अगर सिर्फ इसको ट्रांसफर करोगे ना तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए जैसे ही हमने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, इसको आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, फिर इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। पूरे रिंग में एक साथ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन करा दिया। अब इसे देखो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अभी देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ गया है, ठीक, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड जो देख रहे हो अब वो यहां आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देख सकते हो इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है दोनों में, इसलिए ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके कंपेयर में। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ किया जा सकता है। अब जरा देखना वो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैं रिंग बना लेता हूं। देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर हम और बना सकते हैं। यहां पे कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक, इसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, 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 पूरा एक साइकिल में घुमा दिया इसको। अब इस तरीके से अगर आप देखो
तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा और एक पाई बॉन्ड यहां होगा। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। तो इसका मतलब नैप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? नैप्थलीन के कितने स्ट्रक्चर हैं? 3। बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर हैं? 2। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है सीधे। तो इन कंपाउंड्स के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमसे काउंट करने के लिए बोलेंगे ना, तो उसमें हम कभी भी चार्ज स्ट्रक्चर को नहीं काउंट करेंगे, हमेशा अनचार्ज स्ट्रक्चर को ही काउंट किया जाएगा, चार्ज स्ट्रक्चर को काउंट नहीं किया जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। अब जरा देखो एंथ्रासीन के कितने स्ट्रक्चर होंगे? मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता हूं, बनाओ जरा इसके कितने स्ट्रक्चर है, बताओ ड्रॉ करके। फोर। देखो अगर हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस रिंग के अंदर ये जो तीनों पाई बॉन्ड हैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये आ गया यहाँ पे, 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 ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया। पूरा एक साइकिल में इनको डीलोकलाइज कर दिया, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसा अरेंजमेंट है। इससे पूरा एक साइकिल में डीलोकलाइजेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का।
एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, ये तीसरी वाली रिंग है ना, इसमें ये तीसरी रिंग के तीनों पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप तीनों पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हो तो ये मिल जाएगा। ध्यान देना, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रिपीटेड नहीं है, हर स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म होंगे। ऐसा ही वो फिनैंथ्रीन वाला जो केस है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताने हैं कितने बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इन स्ट्रक्चर्स की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं? क्या ये तीनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं? क्या ये चारों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है या इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस है? ये कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, तो अब देखो इसका तरीका क्या है। लिखो, इन केस ऑफ नैप्थलीन, एंथ्रासीन and phenanthrene, in case of naphthalene, anthracene and phenanthrene, in case of naphthalene, anthracene and phenanthrene, resonating structure having greater number of benzene like ring, ब्रैकेट में इसको बेंजीनोइड भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजीन लाइक रिंग is more stable तो बोला जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन लाइक रिंग का नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब जरा समझो ये बेंजीन लाइक रिंग का क्या मतलब है। यहां पे अगर आप देखो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर है। तो अगर हम यहां पे स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी बराबर है, दे हैव इक्वल एनर्जी, दे हैव इक्वल स्टेबिलिटी। अब जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन में देखो ये बेंजीन लाइक रिंग को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। अगर हमें बेंजीन लाइक रिंग काउंट करना है, देखो कैसे अप्रोच करेंगे। आप क्या करोगे, एक रिंग को कवर कर दो और फिर जो दूसरी रिंग ओपन है आप उसको देखो, क्या वो बेंजीन जैसी दिख रही है? अपने कॉपी में कवर करके देखो, दूसरी रिंग उस रिंग जैसी दिख रही है, उनमें से किसी भी एक रिंग जैसी दिख रही है? दिख रही है ना? इसका मतलब ये बेंजीन लाइक रिंग है। अब इसी तरीके से आप दूसरे को देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कवर कर दिया, अब फिर दूसरे को देखा, क्या वो दिख रहा है? अरे यस नो क्या बोल रहे भाई, नो कहां से? नहीं दिख रहा है? अरे इसको कवर किया है, देखो यहां पे देखो ना, ये पूरा रिंग नहीं दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है इसके अंदर।
समझ में आया कि नहीं? मैं कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको देखो। जैसे हमें इसको चेक करना है तो क्या किया, इसको कवर किया, तो ये हमने देखा वैसा ही दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको कवर किया, अब इसको देख रहे हैं, देखो इसी के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिंग बेंजीन लाइक है। इसके अंदर दो बेंजीनॉइड रिंग है। इसके अंदर कितनी बेंजीनॉइड रिंग है, दो है। ये दिमाग में रखो। अब जरा इसको इस पे आओ, इसको आपने कवर किया, क्या ये वैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको। यहां पे देखो, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, लेकिन यहां पे क्या दिखा, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये बेंजीन लाइक नहीं है, लेफ्ट साइड वाली रिंग। अब जरा इसको कवर करो, इसको कवर किया, राइट साइड वाली रिंग दिख रही है क्या, बेंजीन लाइक? हाँ दिख रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक बेंजीन लाइक रिंग है, एक बेंजीनॉइड रिंग है, जबकि इसके अंदर दो बेंजीनॉइड रिंग है। ऐसे ही इसको देखो, इसको कवर किया, राइट साइड वाला रिंग को, लेफ्ट साइड वाला बेंजीन लाइक है। राइट साइड वाले को कवर करके लेफ्ट साइड वाले को देखा तो बेंजीन लाइक दिख रहा है, दिख रहा है। अब लेफ्ट साइड वाले को कवर करके राइट साइड वाले को देखो, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक बेंजीनॉइड रिंग है, इसके अंदर एक बेंजीनॉइड रिंग, इसके अंदर एक बेंजीनॉइड रिंग, इसके अंदर दो बेंजीनॉइड रिंग है। मींस स्ट्रक्चर वन इज मोस्ट स्टेबल, second and third are less stable but they are equally stable. ये ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा, जो है ना, ये रेयरेस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोगों को पता होते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला। आपने पूर्व जन्म में ना कुछ अच्छे काम किए, इसलिए आपको जो है इतना अच्छा फल मिल रहा है। आप जरा देखो यहां पे, इसमें चेक करना है। इसको देखो, अब आपको जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली रिंग को चेक करना है, वो बेंजीनॉइड है या नहीं। क्या किया, इसको कवर कर दिया, दिखा क्या, दिखा ना, ठीक, एक हो गया। अब देखो अगर आपको बीच वाले को चेक करना है, क्या करोगे, इसको भी कवर करो, इसको भी कवर करो, मतलब लेफ्ट वाले को भी और राइट वाले को, दोनों को एक साथ कवर करो, दिखा। लेफ्ट वाले को भी कवर किया, राइट वाले को कवर किया, तो आपने देखा वो भी बेंजीन लाइक है। ठीक, अब राइट साइड वाले को चेक करना है, तो ये सेकंड वाले को कवर कर लो, दिखा, नहीं दिखा। मतलब क्या है, दो बेंजीनॉइड रिंग है इसमें, दो बेंजीनॉइड रिंग है। ऐसे ही इन तीनों को चेक करो, ठीक है। तो सेकंड वाले में ये लेफ्ट वाला तो है, बट सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो सिर्फ एक बेंजीनॉइड रिंग है इसमें। इसमें अगर आप बीच वाले को कवर करोगे तो ये नहीं है, लेफ्ट वाला बेंजीनॉइड नहीं है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कवर करोगे तो सेकंड भी नहीं है, और सेकंड को कवर करोगे थर्ड है, तो एक बेंजीनॉइड रिंग है इसके अंदर। इसके अंदर एक बेंजीनॉइड रिंग है। इसमें देखो बीच वाले को कवर करोगे, लेफ्ट वाला नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को कवर करोगे, सेकंड वाला है। सेकंड को कवर करोगे, थर्ड वाला है, तो दो बेंजीनॉइड। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्वली स्टेबल।
first and fourth are equally stable and they are more stable in compared to second and third are equally stable. ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर. आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट? तो फिनैंथ्रीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और फिर उसके बाद उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसी तरीके से चेक कर लेना. लिखो लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस थियरी. लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस थियरी. तो एनसीईआरटी में ल्यूइस थियरी के लिमिटेशन गिवन है बेटा. बेसिकली यहां पे गिवन है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थियरी. तो ऑक्टेट थियरी मतलब ल्यूइस थियरी को ही ऑक्टेट थियरी बोलते हैं. अरे क्या चाहते हो? हाँ कल क्लास होगी, कल क्लास होगी बेटा. थोड़ा हम लोग आराम से चल रहे हैं इसलिए जहां भी चांस मिलेगा वहां क्लास लगाऊंगा. अच्छा कल करा दो फिर, आज ज्यादा पढ़ लिया. तो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ठीक है, मैं ज्यादा तंग नहीं करता आपको. तो ऑक्टेट रूल और ल्यूइस ऑक्टेट थियरी की जो लिमिटेशन है ये फिर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. और फिर उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड की कल प्रॉपर्टीज आपको बता करके और फिर अगली थियरी को स्टार्ट करेंगे. मैंने बोला है बेटा टेस्ट आपका कल तो होना नहीं है, ऑब्वियसली क्लास हो रही है. टेस्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को. ओके